कैलाशपुर नामक गांव में चंदन नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। चंदन के पिता झुम्मन के पास खेत का एक छोटा सा टुकड़ा था और वो खेती करते थे। इसी से जो आमदनी होती थी उसी से उसका घर का खर्चा चलता था। चंदन की माँ ज्योति भी खेती में अपने पति की मदद करती थी। चंदन बचपन से ही बहुत जिज्ञासु बच्चा था। वो माँ बाप से सवाल करता रहता था। वो कभी माँ से पूछता कि माँ, चांद हमारे घर से कितनी दूर है, तो कभी पिता से पूछता, पिताजी पानी का क्या कोई रंग नहीं होता। एक दिन स्कूल में चंदन पढ़ाई कर रहा था तो उसने कुछ ऐसा पढ़ लिया, उसके मन में उस सवाल का जवाब जानने की इच्छा होने लगी। स्कूल से घर आने के बाद चंदन माता पिता के पास जाकर कहता है, माँ माँ, क्या ये बात सच है माँ? क्या हमारी पृथ्वी की तरह इस दुनिया में और भी बहुत सारे ग्रह हैं? अगर ये बात सच है माँ, तो हमारे गांव से क्या कभी कोई किसी दूसरी दुनिया में गया है? माँ, क्या पिताजी ने कोई दूसरी दुनिया देखी है? क्या कभी तुम भी किसी और दुनिया के लोगों से मिली हो माँ? पता है माँ, मेरी किताब में तो ये भी लिखा था कि वहाँ हमारे जैसे लोग रहते हैं जिन्हें एलियन कहते हैं। चंदन की बात सुनकर उसके माता पिता एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। उन दोनों में से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। हमें माफ कर दे बेटा, हमारे पास तेरे सवालों का कोई जवाब नहीं है। हमने तो ठीक से कभी शहर भी नहीं देखा। हमें चांद तारों के बारे में क्या पता बेटा। मुझे तो लगता है इस गांव में कोई भी तेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। उदास चंदन गांव में अपने दोस्तों के पास जाता है, मगर कहीं से उसको सही जवाब नहीं मिलता। कोई कहता, अरे चंदन, तुम ठीक कहते हो, मैंने भी सुना है वहां भूतों की दुनिया होती है। तो कोई उसको कहता है कि वहां एलियन की दुनिया होती है। चंदन बेचारा परेशान होकर नंदू भगत के पास जाता है। भगत जी, क्या सचमुच में एलियन होते हैं? क्या आपने कभी एलियन देखे हैं? क्या आप कभी दूसरी दुनिया गए हैं भगत जी? अरे जवन, देखो तो कैसा दिमाग खराब हुआ है इस लड़के का। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। अरे तू उस जमन का लड़का है ना? अरे मैंने तो पहले ही उसे समझाया था कि इस लड़के को खेत पर काम में लगा ले। पढ़ाई वढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला। लगता है 2-4 क्लास पढ़कर तेरा दिमाग खराब हो गया है। सेठ जी, मुझे तो लगता है भूत भयार का चक्कर है इस पर। नंदू भगत और उसका चेला जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये देखकर चंदन उदास मुंह लेकर वहां से चला आता है। इसलिए वो एक नदी किनारे जाकर बैठ जाता है और नदी के बहते हुए पानी को बड़े गौर से देख रहा था। तभी उसे झाड़ियों के पास से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो फौरन खड़ा होकर उन झाड़ियों की तरफ जाता है तो वहां देखता है कि एक साधु जमीन पर गिरे हुए थे और मदद के लिए पुकार रहे थे। साधु बाबा की ये हालत देखकर चंदन उन्हें हाथ पकड़कर उठाता है। उनके पैर से खून निकल रहा था। चंदन ने अपनी शर्ट फाड़कर साधु बाबा के जख्म पर बांध दी, जिससे खून बहना रुक गया। चंदन की नेक दिली देखकर साधु बहुत खुश हुए और बोले, बेटा, मैं वन विहार करके लौट रहा था, तभी मेरे पैर के आगे बड़ा सा पत्थर आ गया और मैं जमीन पर गिर गया। तुमने मेरी बहुत मदद की। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ, आखिर तुम इतने घने जंगल में अकेली क्या कर रहे हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? बाबा, मैं ब्रह्मांड के रहस्य जानना चाहता हूँ। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? पृथ्वी क्यों घूमती है? और सबसे बड़ा सवाल जो मेरे मन में आजकल घूम रहा है वो ये है कि क्या सच में हमारी दुनिया की तरह और भी दुनिया है जहाँ हमारे जैसे लोग रहते हैं? मैं समझ गया बेटा, तुम बचपन से ही बहुत जिज्ञासु हो। तुम सब बातें जानना चाहते हो, पर किसी में इतना सामर्थ्य नहीं कि तुम्हारी जिज्ञासा को शांत कर पाए। लेकिन तुम अगर चाहो तो मेरे गुरु से ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। उनका नाम ब्रह्मानंद स्वामी है और उनकी आयु लगभग 200 वर्ष के आसपास है। आज की दुनिया में कोई भी व्यक्ति इतनी उम्र का हो ही नहीं सकता सिवाय गुरु जी के। बेटा, उन्हें ब्रह्मा जी ने स्वयं ज्ञान दिया था। वो उच्च कोटि के ज्ञाता है। वो स्वयं भगवान तो नहीं है, पर मैं अगर कहूँ
कि वो भगवान का ही अंश है तो कोई गलती नहीं होगी। मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारे हर सवाल का जवाब उनके पास मिल जाएगा। क्या तुम उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहोगे? हाँ बाबा। ठीक है, शाम ढलने से पहले उस पहाड़ी पर चले जाओ। वहां तुम्हें एक प्राचीन गुफा मिलेगी। उस गुफा में भगवान शिव ने स्वयं आराधना की थी। मेरे गुरुजी का वास वहीं पर है। चंदन बाबा को प्रणाम करके पहाड़ी की तरफ चल देता है और सूरज डूबने से पहले उस गुफा तक पहुंच जाता है और उस गुफा के अंदर उसे गुरुदेव समाधि में मिलते हैं। प्रणाम गुरुदेव, मुझे पहाड़ी के नीचे रहने वाले साधु बाबा ने आपके पास भेजा है। मैं आपसे शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। साधु बाबा ने बताया कि मेरे सवालों का जवाब सिर्फ आप दे सकते हैं। क्या आप मेरे सवालों का जवाब देंगे गुरुदेव? बेटा, मैं तुम्हें शिक्षा देने को तैयार हूँ, पर उससे पहले मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। क्या तुम अपनी परीक्षा देने के लिए तैयार हो? हाँ गुरुदेव, ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए तो मैं किसी भी सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो पहले ये बताओ कि किसी भी काम को करने के लिए बुद्धि के अलावा और किस चीज की जरूरत होती है? गुरुदेव, सबसे पहले हमें अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। अगर हमें अपने आप पर भरोसा होगा तो हम कठिन से कठिन काम को भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हवा से तेज कौन सी चीज चल सकती है? हवा से तेज मन ही चल सकता है। मन की गति की कोई सीमा नहीं है। मन के विचार चंद सेकंड में ही हमें कहीं भी पहुंचा सकते हैं। माता और पिता को किसका दर्जा दिया जाता है? माँ पृथ्वी से बड़ी होती है और पिता का कद आकाश से ऊंचा होता है गुरुदेव। बाकी के सभी रिश्ते नाते तो बाद में आते हैं। सबसे पहले जन्म देने वाली माता और भरण पोषण करने वाले पिता आते हैं। तुम बुद्धिमान हो बेटा, तुमने तीनों जवाब सही दिए हैं। कल से तुम्हारी शिक्षा प्रारंभ होगी और मैं तुम्हें कुछ चमत्कार भी सिखाऊंगा जो मुसीबत के समय तुम्हारी मदद करेंगी। 1 साल में तुम्हारी शिक्षा पूरी हो जाएगी। तब तक तुम्हें यहाँ गुफा में रहना होगा। चंदन गुरुजी का आदेश मानकर अगले ही दिन से अपनी शिक्षा शुरू कर देता है। चंदन ने गुरुजी से ब्रह्मांड के कई रहस्य जान लिए थे। इसके अलावा गुरुजी ने उसे कुछ चमत्कार भी सिखाए। वो जानवरों को अपने वश में करना सीख गया था और कुछ प्राकृतिक चिकित्सा करना भी सीख गया, जिससे पुराने जमाने में ऋषि मुनि चिकित्सा करते थे। ऐसा करते करते करीब 9 महीने बीत जाते हैं। उधर चंदन के माता पिता चंदन के लापता होने के दिन से ही बहुत परेशान थे। वो अपने बेटे को हर जगह ढूंढते रहते हैं। कोई कहता है कि तुम्हारा बच्चा वापस नहीं आएगा, कोई गांव वाला कह देता कि उसको भूत उठाकर ले गया है। भगत जी, आप कुछ पता कीजिए ना, मेरा बेटा कहाँ गया है? अरे तुझे कहता था ना मत पढ़ा बच्चे को, पर तू मेरी मानता ही कहा था। देखा, अब भाग गया ना तेरा लड़का। अरे शहर जाकर कहीं रह रहा होगा। तूने पढ़ा लिखा जो दिया था। चल जा, अब मेरा समय बर्बाद मत कर, मुझे बहुत काम है। चल जा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जुम्मन अपने खेतों में काम कर रहा था। तभी उसे एक युवक तेजी से दौड़ता हुआ आता दिखाई देता है। वो आकर अपने पिता के गले लग जाता है। अरे चंदन, तू आ गया बेटा। तू कहाँ चला गया था रे? मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अब तो तू मुझे कहीं छोड़कर नहीं जाएगा ना? चल घर चल, तेरी माँ भी तुझे देखकर बहुत खुश होगी। जुम्मन अपने बेटे को लेकर गांव चला जाता है। चंदन अपने पिता के साथ घर जा ही रहा था कि तभी रास्ते में हीरामन अपनी गाय के पास बैठा रो रहा था। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ कर दिया तूने। एक ही तो गाय थी मेरे पास, जैसे तैसे कर्जा करके गाय खरीदी थी ताकि दूध बेचकर कुछ पैसे कमा सकूं। अभी 10 दिन भी नहीं हुए, मेरी गाय को ये क्या हो गया है? आखिर अचानक कैसे ये इतनी बीमार हो गई? चंदन ने हीरामन की बात सुनी और वो हीरामन की गाय के पास जाकर खड़ा हो जाता है और गाय के सिर पर हाथ फेरकर मन ही मन कुछ बोलने लगता है। चंदन ने थोड़ी देर तक ऐसा ही किया और फिर हीरामन की गाय एकदम से अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। अरे ये सब तूने कैसे किया बेटा? अरे ये तो चमत्कार हो गया। तुमने मुझे बचा लिया बेटा। तुम तो चमत्कारी इंसान हो। धीरे धीरे सारे गांव वाले इकट्ठा होकर चंदन को अपने कंधे पर बिठा लेते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं।
चंदन के पिता जम्मन को ये सब समझ ही नहीं आता। फिर जब दोनों घर पहुंचते हैं तो चंदन उन्हें गुरुजी की दी हुई शिक्षा के बारे में बताता है, जिसके बाद उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। चंदन के चमत्कार की बात सारे गांव में फैल जाती है और नंदू भगत को भी पता चलती है। वो अपने आदमियों को चंदन के घर भेजकर उसके बारे में पता लगाने भेजता है। तो पता चलता है कि चंदन किसी बाबा से शिक्षा लेकर लौटा है और उसने कई तरह के चमत्कार भी सीख लिए हैं। नंदू भगत चंदन के घर जाता है। मैंने सुना है तुम कुछ जादू वादू सीख कर आए हो पहाड़ी पर रहने वाले किसी बाबा से। लाओ हम भी तो देखे जरा तुम्हारा जादू। अपने जादू से सोना बना सकते हो क्या? अगर ये काम कर पाओ तो हम भी मान ले कि तुम सच में कोई जादूगर हो। बताओ, कर सकते हो क्या ऐसा? रामलाल के पास एक मुर्गी है, एक मुर्गी को 2 मुर्गियां बना सकते हो क्या? बोलो। अगर ऐसा कर पाओ तो हम भी मान ले कि तुम वाकई में कुछ सीख कर आए हो। भगत जी, इंसान अगर चाहे तो योग शिक्षा और ध्यान लगाकर कोई भी काम कर सकता है। मैंने गुरुजी के पास रहकर ये अभ्यास किया है, पर मैं कभी भी इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। ऐसा मेरे गुरुजी का आदेश है। अरे सीधा सीधा बोल, ये नजरबंदी का खेल है। तू क्या समझता है मैं ये सब नहीं जानता? तू गांव वालों को बेवकूफ बना सकता है। नंदू भगत के आगे तेरी दाल नहीं गलने वाली, समझा? चलता हूं। और हाँ जमन, समझा ले अपने बेटे को, ज्यादा हीरो बनने की कोशिश ना करे, नहीं तो मेरे पास दूसरा तरीका भी है इसे समझाने का। नंदू भगत वहां से चला जाता है और घर पहुंचकर खुद भी गुरुजी से शिक्षा ग्रहण करने की बात सोचने लगता है। पर वो बहुत अहंकारी था। वो खुद गुरुजी के पास नहीं जाना चाहता था। वो चाहता था कि गुरुजी उसे घर आकर शिक्षा दे। अगले दिन वो चंदन के पास फिर से जाता है और उससे गुरुजी को गांव में बुलाने को कहता है। चंदन पहाड़ी पर जाकर गुरुजी को सारी बात बताता है, तो गुरुजी गांव जाने से इनकार कर देते हैं। चंदन नंदू भगत को जब ये सब बताता है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। उस पाखंडी बाबा की ये हिम्मत कि नंदू भगत के गांव आने से मना करे। अरे वो क्या समझता है कि सिर्फ उसी को चमत्कार आते हैं? गांव में मैंने इससे पहले एक से एक बढ़कर चमत्कार किए हैं। लगता है ये बाबा ऐसे नहीं मानेगा। मुझे कुछ करना ही होगा, तब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। कुछ दिन गुजर जाते हैं। चंदन पहाड़ी वाले गुरुजी के पास अपनी आगे की शिक्षा पूरी करने के लिए चला जाता है। तभी गांव में भयंकर महामारी आ जाती है। सब गांव वाले एक एक करके बीमार हो जाते हैं। खांसी, जुकाम, बुखार से पीड़ित गांव वाले परेशान हो जाते हैं और मदद के लिए नंदू भगत के पास जाते हैं। हमें बचा लीजिए भगत जी, हमारे बीवी बच्चे सब बीमार पड़ रहे हैं। कोई दवा असर नहीं कर रही है। अब आप ही कुछ कीजिए भगत जी। क्यों, क्या हुआ? कहा गया तुम लोगों का मसीहा चंदन? जाओ जाकर उससे मदद मांगो। मेरे पास क्यों आए हो? नंदू भगत अपने आदमियों से कहकर गांव वालों को वहां से भगा देता है। भगत जी, लगता है आपकी साजिश कामयाब हो गई है। मैंने गांव के सभी घरों में जाकर दूध में आपकी दी हुई दवा मिला दी थी। ये आपकी दवा का ही कमाल है जो गांव वालों की इतनी बुरी हालत हो गई है। अब तो उस पाखंडी गुफा वाले बाबा को मेरे पास आना ही होगा और मेरी माफी मांगनी ही पड़ेगी। चंदन के पिता ने नंदू भगत की खिड़की पर खड़े होकर ये सारी बातें सुन ली और वो तुरंत ही जंगल के लिए निकल जाते हैं। वो चंदू को ढूंढने लगते हैं और कुछ देर बाद वो उस गुफा में पहुंच जाते हैं। वो गुरुदेव और चंदन को सारी बात बता देते हैं। गुरुजी ने चंदन को कुछ जड़ी बूटियां दी, जिन्हें लेकर चंदन अपने पिता के साथ गांव चला जाता है। और गांव पहुंचकर वो देखता है कि गांव वालों की हालत बहुत खराब होती है। वो घर जाकर लोगों को जड़ी बूटियां खिलाता है और कुछ मंत्रों का उच्चारण भी करता है, जिससे धीरे धीरे सारे गांव वाले ठीक होने लगते हैं और 2 दिन के अंदर ही सभी पहले की तरह स्वस्थ भी हो जाते हैं। पूरे गांव में नंदू भगत और उसके चेले ही ऐसे लोग थे जो बीमार नहीं हुए थे। चंदन और उसके पिता सभी गांव वालों को नंदू भगत की करतूत के बारे में बताते हैं और फिर सारा गांव इकट्ठा होकर नंदू भगत के घर इकट्ठा हो जाता है। पाखंडी भगत, तू हमें चंदन के खिलाफ भड़का रहा था, अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे।
गांव वाले नंदू भगत और उसके चेलों पर लाठी डंडे लेकर टूट पड़ते हैं और पीट पीट कर उन्हें अधमरा कर देते हैं और उसे अपने गांव से भगा भी देते हैं। फिर कभी वो उस गांव में वापस नहीं आता और इस तरह कैलाशपुर गांव को एक पाखंडी भगत से छुटकारा मिल जाता है और चंदन गांव के लोगों का मसीहा बन जाता है। इसके बाद गांव पर कभी कोई मुसीबत नहीं आती और सभी लोग बड़ी खुशहाली से रहने लगते हैं।